हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोदी जी की अमेरिका यात्रा से चीन और पाकिस्तान को क्या जाएगा संदेश। जयशंकर जी ने दिया खुलकर जवाब। जी हां, सबसे पहले आपको बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 और कारगिल युद्ध का किया जिक्र। कहा भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। और साथ ही साथ बताएंगे जहां दुनिया में चीन नहीं, अब भारत के चीजों बजेगा डंका। सरकार ने शुरू कर दी सबसे बड़ी प्लानिंग। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे आपको मोदी जी के अमेरिका जाने से पहले ही जो बाइडेन ने कर दिया ये सबसे बड़ा ऐलान। एक्सक्लूसिव खबर आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पीएम किसान योजना के 14वीं किस्त को लेकर, खाते में पैसे आने को लेकर बड़ी खबरें, सारी जानकारियां बताएंगे। तो बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप भी अपने भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां मोदी जी की अमेरिका यात्रा से चाइना और पाकिस्तान को क्या जाने वाला है संदेश। जयशंकर जी ने दिया इसका जवाब। बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के महत्वपूर्ण नतीजे होंगे। जयशंकर जी ने कहा है कि ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। वो 22 जून को राजकीय रात्रि भोज में मोदी की मेजबानी करेंगे। यात्रा के दौरान मोदी जी 22 जून को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। ये पूछे जाने पर कि मोदी की अमेरिका की इस राजकीय यात्रा से चीन और पाकिस्तान को क्या संदेश जाएगा, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब कोई प्रधानमंत्री किसी देश का दौरा करता है तो इससे हमारे यानी भारत के संबंध आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक भूमंडलीकृत दुनिया है, इसीलिए यदि कुछ होता है तो उसका दूसरों पर प्रभाव भी पड़ सकता है और नहीं भी। हम अपने हितों के लिए अपने संबंधों के नजरिए से इसे देखते हैं। यानी कि दोस्तों इस चीज से एक चीज तो क्लियर है कि पाकिस्तान और चाइना को ये जरूर पता चल जाएगा कि आज भारत की साख पूरे दुनिया में कायम है और पावरफुल देश भी आज भारत के लोहे को मानते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में मोदी सरकार में भारत बहुत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 और कारगिल युद्ध का किया जिक्र। कहा भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जी हां, राजधानी लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत पर संगोष्ठी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि साल 1971 और कारगिल युद्ध के समय कुछ देशों ने हमें हथियार नहीं दिया। उन देशों का हम नाम नहीं लेंगे। हालांकि आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज जब तकनीक का नाम नया योद्धा युद्ध में आया है तब हमें कहीं और आगे बढ़ा सोचने की आवश्यकता है। हमें क्षितिज से पड़े सैन्य साजो सामान के क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता है। जितने महत्वपूर्ण हमारे सैनिकों का शौर्य और प्रदर्शन है उतने ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म, उपकरण और नई नई तकनीकें भी हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दुनिया में चीन नहीं भारत के खिलौनों का बजेगा डंका। सरकार ने शुरू की सबसे बड़ी प्लानिंग। जी हां, स्मार्टफोन सेक्टर के बाद अब टॉय इंडस्ट्री में भारत आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन के जरिए आगे बढ़ रहा है, जो अपने लिए और दुनिया के लिए भी टॉय प्रोडक्शन करता है। सरकार टॉय इंडस्ट्री को बचाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है, जिससे पूरी दुनिया में भारत में बनाए गए खिलौनों को बढ़ावा मिल सके और चाइनीज टॉय कारोबार को मात दे सके। इसके लिए सरकार का नया कदम टॉय इंडस्ट्री को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना में शामिल करना है, क्योंकि इस कारोबार की लंबे समय से मांग चली आ रही है। मोदी सरकार चाइना के खिलाफ एक ऐसे सेक्टर में धीमी गति से युद्ध छेड़ रही है जहां चीन की टॉय इंडस्ट्री की इमेज सबसे तेज और सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। मोदी सरकार ने जल्दी ही महसूस कर लिया था कि सस्ते प्लास्टिक और कपड़े के खिलौने बनाने वाले लेबर इंटेंसिव खिलौनों का प्रोडक्शन भारत में उतना मुश्किल नहीं है जितना कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें इनपुट, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। इसीलिए मोदी सरकार भारत के खिलौना मैन्युफैक्चर को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने अपने मन की बात रेडियो प्रसारण में कई बार खिलौना कारोबार को बढ़ावा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ये कोशिश बहुत पहले से भी कर रहा था, लेकिन भारत सिर्फ इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। आपको बता दें चीन ने छोटे प्लास्टिक के सामान और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाकर दुनिया के कारखाने के रूप में शुरुआत की। जैसे जैसे इन क्षेत्रों में इसने लगभग प्रभुत्व प्राप्त किया, खिलौना कारोबार के नाम पर भारत के पास जो कुछ भी था वो लगभग मिटा दिया गया। समय के साथ चीनी मैन्युफैक्चरिंग इतनी एडवांस हो गई कि देश में सबसे ज्यादा इंपोर्टेड चाइनीज खिलौने इंपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों भारत के लिए मौका तब आया है जब दुनिया चाइनीज प्रोडक्ट के लिए विकल्प की तलाश कर रही है और भारत के पास एक विशाल घरेलू बाजार और खिलौनों के बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग का समर्थन
समर्थन करने के लिए पर्याप्त तो मांग है दोस्तों। ऐसे में क्या आप भारत के आत्मनिर्भर बनने को लेकर इसका समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या आप भी मानते हैं कि भारत में वो कैपेबिलिटी, भारत में वो क्षमता है कि चाइना को हर फील्ड में पछाड़ सकता है? अगर आप मानते हो तो कमेंट में इंडियन टॉय इंडस्ट्री को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या इस पर आगे बढ़ना चाहिए भारत को? चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कच्चे तेल पर पाकिस्तान को नहीं दी स्पेशल छूट, रशिया ने खोली पोल, भारत को मिला था बम पर डिस्काउंट। जी हां, आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान तेल की कीमतों को कम करने के लिए रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। दरअसल पाकिस्तान के लोग महंगे पेट्रोल डीजल से परेशान है। यही वजह है कि तमाम दबावों के बावजूद पाकिस्तान ने रशिया का रुख किया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसे रशिया ने तेल पर स्पेशल छूट दी है, लेकिन रूस ने इससे साफ इनकार कर दिया है। रूसी ऊर्जा मंत्री निकोलाई सुलगिनोव ने कहा है कि उनका देश पाकिस्तान को विशेष छूट पर तेल नहीं दे रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने रूसी सरकारी मीडिया का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान को तेल की डिलीवरी शुरू हो गई है, लेकिन उससे कोई स्पेशल छूट नहीं दी गई है। पाकिस्तान के लिए तेल का भाव दूसरे खरीदारों के समान ही है। सेंट पीटर्सबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए रूसी मंत्री ने शुक्रवार को पुष्टि करते हुए कहा है कि उनके देश ने पाकिस्तान को तेल निर्यात करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस और पाकिस्तान चीनी मुद्रा के भुगतान पर सहमत हुए हैं, यानी पाकिस्तान तेल खरीदने के लिए रशिया को चीनी मुद्रा यानी युआन में भुगतान कर रहा है। हालांकि उन्होंने इन दावों का खंडन किया कि पाकिस्तान को डील पर विशेष छूट मिली थी। शुल्गिनोव ने आगे कहा कि हम इस बात पर सहमत हुए कि भुगतान मित्र देशों की मुद्रा में किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वस्तु विनिमय आपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भारत जहां पहले रशिया से ना के बराबर खरीदारी करता था, वहीं अब वो प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल तक तेल खरीद रहा है। दूसरी ओर चीन ने खरीदारी बढ़ाकर 5 लाख बैरल प्रतिदिन से 22 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है। यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया पर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इससे रूसी कच्चे तेल के खरीदार सहम गए। हालांकि भारत ने एक नए प्रमुख खरीदार के रूप में कदम रखा और रशिया से 15 से 20 डॉलर प्रति बैरल की छूट हासिल की। जी हां दोस्तों, ऐसे में रशिया ने पाकिस्तान की बड़ी पोल खोली दोस्तों कि हमने कच्चे तेल पर पाकिस्तान को कोई स्पेशल छूट नहीं दिया, यानी कि भारत की तरह छूट बिल्कुल नहीं मिला है पाकिस्तान को। अब ये उन लोगों के मुंह पर बिल्कुल जवाब है करारा वाला, जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को भी वही छूट दिया गया है रशिया की तरफ से। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पीएम मोदी के यूएस दौरे से पहले ग्रीन कार्ड के नियमों में बहुत बड़ी ढील, जो बाइडेन प्रशासन ने उठाया ये कदम। जी हां, ग्रीन कार्ड का इंतजार होगा खत्म। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले बाइडेन ने दे दी भारतीयों को बड़ी सौगात। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिकी यात्रा से पहले ग्रीन कार्ड को लेकर फैसला लिया है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में काम करने और रहने के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए कार्ड से जुड़े नियमों में ढील दी है। इसके लिए सरकार ने नीतिगत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। ग्रीन कार्ड से जुड़ी गाइडलाइन अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा यानी USCIS ने जारी किया है। उन्होंने गाइडलाइन जारी करते हुए जानकारी दी है कि अमेरिका में अनिवार्य परिस्थितियों के दौरान एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी डॉक्यूमेंट के लिए नए एप्लीकेशंस के लिए पात्रता मानदंड के तहत हजारों भारतीय पेशेवरों को मदद मिलने की उम्मीद है। अमेरिका में रहने वाले कई भारतीय पेशेवर ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड एक तरह का स्थायी कार्ड है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो सबूत होता है कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका का स्थायी निवासी है। यानी कि दोस्तों, पीएम मोदी जी का अमेरिका दौरा जाने से पहले ही जो बाइडेन ने ये सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पुतिन ने बढ़ाई पूरी दुनिया की टेंशन। रशिया यूक्रेन जंग में पहली बार तैनात हुआ न्यूक्लियर बम। जी हां दोस्तों, ऐसे में क्या है पुतिन का बड़ा इरादा, आपको बता दें। पिछले 1 साल से जारी रशिया और यूक्रेन के बीच जंग में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल जंग में पहली बार रूसी परमाणु हथियारों का पहला जखीरा बेलारूस पहुंचाया गया, जहां एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि मॉस्को ने बेलारूस को परमाणु हथियारों का अपना पहला जखीरा भेज दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने यह जानकारी दी है। जंग में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर इन्होंने कहा, ये उन सभी लोगों के खिलाफ एक निवारक उपाय है जो रशिया और उसकी रणनीतिक हार के बारे में सोचते हैं। बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूसी और बेलारूसी की सरकारी मीडिया से कहा कि हमारे पास मिसाइल और बम है जो हमें रशिया से प्राप्त हुए हैं। बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। यानी कि दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या करने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने पूरे दुनिया की बढ़ा दी है टेंशन। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दे, जहां जिन्ना का जिक्र कर कहने से अजित डोभाल ने कह दी ये बात, कहा नेताजी सुभाष चंद्र जिंदा होते तो नहीं होता भारत का बंटवारा। जी हां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस
अगर जिंदा होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। शनिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने ये बात कही। डोभाल राजधानी में पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल लेक्चर में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत कम लोग होते हैं। अजित डोभाल बोले कि वो किसी आधार पर अच्छा या बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारतीय इतिहास में उनकी तरह के कम ही लोग थे। वो उन लोगों में से थे जिनके पास धारा के विपरीत चलने का साहस था। वो किसी भी सामान्य धारा के खिलाफ नहीं, अलबत्ता ब्रिटिश साम्राज्य की धारा के खिलाफ चलने की हिम्मत थी। डोभाल बोले कि पाकिस्तान की नींव रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि वो सिर्फ एक नेता को स्वीकार कर सकते हैं, वो थे सुभाष चंद्र बोस। उनके मन में ये विचार था कि वो आजादी के लिए लड़ेंगे, आजादी की भीख नहीं मांगेंगे। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर वो भीख मांगेंगे तो ये सशस्त्र होगा। जी हाँ, अजित डोभाल जी ने कहा कि नेताजी का नेतृत्व दूसरी तरह का था। बोस जोर देते थे कि भारत असल में था, है और रहेगा। नेताजी ने कहा था कि वो आजादी से कम कुछ और किसी से समझौता नहीं कर सकते। वो देश की आजादी चाहते थे। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय होने वाली और सुभाष चंद्र बोस को लेकर आपका कहना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या आप भी वास्तव में इस बात का समर्थन करेंगे जो अजित डोभाल जी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र आज जिंदा होते तो देश का बंटवारा नहीं होता? देखते हैं भारत की जनता इस पर क्या राय देती है दोस्तों। और जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर में हुआ चुनाव तो हम ही बनाएंगे सरकार। जी हां, भाजपा ने श्रीनगर में दिखाया अपना दम। बता दें, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद हालात में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर में भाजपा ने कल एक मेगा रैली का आयोजन किया। इस रैली में कश्मीर के विभिन्न जिलों से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने संगीत और ढोल नगाड़े के साथ पार्टी नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। श्रीनगर के जवाहर नगर म्युनिसिपल पार्क में कल बीजेपी ने एक मेगा रैली का आयोजन किया था। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे का मास्क लगाए लोग रैली में भाग लेने पहुंचे थे। इस रैली में महिलाओं ने भी काफी संख्या में भाग लिया। बताते आपको कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के श्रीनगर में पहली बार भाजपा की रैली में इतनी तादाद में लोग शामिल हुए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने कहा कि कश्मीर का वो दौर अब खत्म हो चुका है जब महबूबा मुफ्ती के दौर में यहाँ कर्फ्यू बंद और पैलेट गन से लोगों की जानें चली जाती थी। आज यहाँ हर तरफ अमन दिख रहा है, विकास हो रहा है, लोग इस सब से खुश नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का युवा अब आगे बढ़ रहा है। इन्होंने अपने सही भविष्य के बारे में पता है कि उनका भविष्य कहाँ पर सुरक्षित है। आज यहाँ के लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसकी वजह है मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाई है। उमर अब्दुल्ला के लगातार दिए जा रहे विधानसभा चुनाव न कराने के बयान पर बोलते हुए रविंद्र रैना ने कहा, ये फैसला चुनाव आयोग को करना है। जब चुनाव का फैसला होगा उस समय हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होगी तो अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर जयशंकर जी का बड़ा बयान। कहा, वादे हर कोई करता है लेकिन मोदी सरकार का मजबूत पहलू वादों को पूरा करना है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को कहा कि लोगों से वादे हर कोई करता है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का मजबूत पहलू ये है कि वो दी गई समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराती है और परियोजनाओं को पूरा करती है। उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक पहुंचने के अभियान संपर्क से समर्थन के तहत यहाँ बदरपुर में आयोजित एक समारोह में ये बात कही। जयशंकर जी ने बदरपुर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के तापीय विद्युत संयंत्र क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इको पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से कहा कि चुनाव के बाद वे लोगों से किए वादों को भूल जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार में लोग आज सेवाओं को उपलब्ध होते और परियोजनाओं को पूरा होते देख रहे हैं। अगर आप भी दोस्तों जयशंकर जी के बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस पर, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे 180 से ज्यादा देशों के लोग। पीएम मोदी जी करेंगे इसका नेतृत्व। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21 जून को आयोजित योग दिवस समारोह में 180 से अधिक देशों के लोग हिस्सा लेंगे और इसमें राजनयिकों, कलाकारों, शिक्षाविदों और उद्यमियों सहित अन्य शामिल होंगे। सूत्रों ने शनिवार को यह बड़ी जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला कार्यकाल था। इस घोषणा को सरकार ने अपनी विदेश में सफलता और भारत के बढ़ते वैश्विक कद के रूप में प्रचारित किया। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार अभी 9 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और इसके सदस्य इसकी उपलब्धियों के बारे में देश भर में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में मोदी और योग दिवस हजारों किलोमीटर दूर भी खूब हो रही है। बहरहाल दोस्तों, इसमें पीएम मोदी जी को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा इसके लिए। अगली खबर की बात करते हैं, जहां यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा पर बन गई डॉक्यूमेंट। पीएम मोदी ने कह दी ये बात। जी हां, ऑपरेशन गंगा पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री
डॉक्यूमेंट्री को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी जी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी जी ने कहा कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा पर एक नई डॉक्यूमेंट्री ऑपरेशन से संबंधित पहलुओं पर बहुत जानकारी पूर्ण होगी। पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि ऑपरेशन गंगा हमारे लोगों के साथ खड़े होने के हमारे दृढ़ संकल्प की ओर इशारा करता है। फिर चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यह भारत की अदम्य भावना को भी दर्शाती है। ये डॉक्यूमेंट्री इस ऑपरेशन से संबंधित पहलुओं पर बहुत जानकारी पूर्ण होगी। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां विदेशों में रहने वाले अपने ही लोगों के खिलाफ आखिर ये क्या बोल गए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। खड़ी हो सकती है बहुत बड़ी मुसीबत। बता दें एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी APPNA यानी अपना ने नेशनल असेंबली में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से देश के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ दिए गए बयान पर कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार यानी 14 जून को एक भाषण के दौरान अमेरिका और कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए निंदा और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने भाषण में कहा था कि पाकिस्तान के बाहर बैठे अंग्रेजी बोलने वाले कह रहे हैं कि रेमिटेंस बंद कर दिया जाएगा। रेमिटेंस खाड़ी देशों में रहने वाले लोग भेजते हैं। विदेश में रहने वाले लोग जो पैसे अपने देश भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहते हैं। इससे देश को फायदा होता है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कोई पाकिस्तानी कनाडा तो कोई अमेरिका में रहता है, ऐसे लोग बेशर्म हैं। ये पाकिस्तान में बस मरे हुए लोगों को दफन करने आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट और नॉर्थ अमेरिका यानी अपना ने कड़ी आलोचना की है। जी हाँ दोस्तों, आप अपना का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे जिसमें रक्षा मंत्री की आलोचना की गई है। दोस्तों इस पर अपना ने कहा कि उत्तरी अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के कल्याण को प्राथमिकता दी है। राष्ट्र के लिए उनकी अनगिनत सेवाओं ने सम्मान और गौरव प्रदान किया, जिससे वे वैश्विक समुदाय में पाकिस्तान के सच्चे राजदूत बन गए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इस बयान के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां रशिया की परमाणु एजेंसी को अमेरिका कर रहा अरबों का भुगतान, चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। जी हाँ दोस्तों, ये तो बड़ा ही वास्तव में चौंकाने वाली खबर है। जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। दोनों ही देश हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई देश यूक्रेन के साथ है, जिनमें अमेरिका का नाम भी शामिल है। रूस के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए अमेरिका ने जीवाश्म ईंधन खरीदना बंद कर दिया था। हालांकि इस बीच एक चौंकाने वाली मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका ही रशिया की परमाणु एजेंसी से हर साल करीब $1 अरब का ईंधन खरीद रहा है। हालात बताते हैं कि अमेरिका की परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता पहले से और बढ़ने वाली है। इसका कारण ये है कि अमेरिका में कोई भी कंपनी यूरेनियम का उत्पादन नहीं करती है, इसीलिए अमेरिका को मजबूरी में रशिया के साथ सौदा करना पड़ रहा है। दरअसल अमेरिका ने यूरेनियम का संवर्धन और उत्पादन पूरी तरह से बंद कर रखा है। उसने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, पर अब इसकी वजह से उसे रशिया के साथ सौदा करना पड़ रहा है। जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोप ने कई प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने फैसला लिया कि रशिया से जीवाश्म ईंधन खरीदना बंद कर देगा और वो अभी इस फैसले पर कायम है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर G20 देशों के कृषि मंत्री वैश्विक खाद्य सुरक्षा के तरीकों पर विचार करें। जी हां, पीएम मोदी जी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र के समक्ष आई विभिन्न चुनौतियों को रेखांकित करते हुए G20 देशों के कृषि मंत्रियों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए सामूहिक कार्यवाही के तरीकों पर विचार करने का आह्वान किया। कृषि पर हैदराबाद में आयोजित G20 देशों की 3 दिवसीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने एक वीडियो संदेश में कहा कि कोरोना महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा हुआ और फिर भू राजनीतिक तनावों के प्रभाव से भी स्थिति चिंताजनक हो गई है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की असामान्य घटनाएं बढ़ रही हैं और इन चुनौतियों को वैश्विक दक्षिण के देशों में सबसे अधिक महसूस किया जाता है। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस में शामिल होने की सलाह पर गडकरी जी ने दिया ऐसा जवाब कि आप भी जानकर हंसने लगेंगे। जी हाँ, गडकरी जी ने कहा कि मैं कुएं से कूद जाऊंगा मगर कांग्रेस में शामिल बिल्कुल नहीं। बता दें केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के सीनियर नेता नितिन गडकरी अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि एक नेता ने उन्हें एक बार कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वो उस समय उस पार्टी का सदस्य बनने के बजाय कुएं में कूद जाएंगे। गडकरी ने दावा किया कि कांग्रेस के 60 साल के शासन में हुए कार्यों की तुलना में बीजेपी की सरकार ने पिछले 9 साल में देश में दुगना काम किया है। नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को महाराष्ट्र के भंडारा में एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा में अपने कार्य के शुरुआती दिनों को याद किया और पार्टी के अब तक के सफर को लेकर बात की। तो दोस्तों, जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी ने जवाब दिया कि मैं कांग्रेस में शामिल होने से बेहतर ये होगा कि मैं कुएं में जाकर कूद जाऊं, क्या उन्होंने बेहतर जवाब दिया? दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां क्या लोकसभा चुनाव 2024 समय से पहले हो सकता है। सर्वे के नतीजों ने
चौंका दिया। बता दें लोकसभा चुनाव 2024 में अभी करीब साल भर का समय बाकी है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए फिलहाल अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। इसी दिशा में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए महीने भर लंबा अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी के अभियान के तहत कई वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जनसभाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से संवाद कर रहे हैं। इसी बीच विपक्षी दलों की ओर से एकजुटता के प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक का भी आह्वान किया है। हाल ही में नीतीश ने आशंका जताई है कि लोकसभा चुनाव इसी साल के आखिरी में हो सकते हैं। तो दोस्तों गर्म राजनीतिक माहौल के बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे किया है, जिसमें यह सवाल पूछा गया कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 तय समय से पहले हो सकता है। तो दोस्तों सर्वे में लोगों से ये सवाल पूछा गया तो लोगों ने चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं दी। एक बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि अगला लोकसभा चुनाव इसके लिए निर्धारित समय से पहले हो सकता है। जी हाँ, जिसमें 33% लोगों ने कहा है कि हाँ लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है, तो 55% लोगों ने कहा नहीं समय से पहले नहीं होगा और 12% लोगों ने कहा है कि हमको बिल्कुल नहीं पता। बहरहाल दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, क्या समय से पहले होगा लोकसभा चुनाव या फिर बिल्कुल नहीं, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी खबर, 14वीं किस्त के पैसे आपके खाते में आएंगे भी या नहीं, बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की रकम जल्द ही केंद्र सरकार किसानों के खाते में डाल देगी। किसान काफी लंबे समय से 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार इसी महीने के आखिरी सप्ताह तक किसानों के खाते में पैसा डाल सकती है। गौरतलब है कि सम्मान निधि की 13वीं किस्त किसानों के खाते में फरवरी महीने में ही डाल दी गई थी। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के लाभुक हैं तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप जान ले कि आपके खाते में सम्मान निधि की रकम आ भी रही है या नहीं। अगर आप लिस्ट में अपना नाम जानना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि स्टेटस चेक करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे बड़ी आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। बाकी कैसे आप चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस, दोस्तों ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया है। आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर, बाकी सारी जानकारी स्क्रीन पर है ही दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।